भाषा है क्या। ठीक, बहुत सारे हम नए क्वेश्चंस करने वाले हैं जो अभी रिसेंटली भी पूछे गए हैं और नए तरीके से बन भी सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं भाषा की, यानी लैंग्वेज जिसको हम इंग्लिश में कह रहे हैं, ठीक, भाषा क्या है भाई? भाषा विचार विनिमय का एक साधन है, यानी हमारे जो थॉट्स हैं उनको कन्वे करने का एक माध्यम है। भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है, या समझने और समझाने का माध्यम है, अपनी बात को संप्रेषण का माध्यम है ना। तो भाषा क्या है? विचार विनिमय विनिमय का एक माध्यम है। विचार विनिमय यानी अपनी बात को कम्युनिकेट करने का, विनिमय का साधन है, ये कह सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करें, ये एक बात हो गई, संप्रेषण का माध्यम है, ये इसकी विशेषताएं हैं एक तरह से, यानी कम्युनिकेट कर सकते हैं, संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, ठीक है। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है ना, अपनी बात कहना और दूसरे की बात सुनने का एक जरिया है। इतनी बात क्लियर है सभी को? तो भाषा बेसिकली एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी बात कह पाते हैं, सुन पाते हैं सामने वाले की बात, और विचार, और सिर्फ विचार विनिमय का ही साधन नहीं है, ये सोचने समझने, चीज़ों को फील करने का भी एक साधन है ना, अनुभव करने का भी एक साधन है, हमारी समझ को बढ़ाने का भी एक साधन है। विचार विनिमय का साधन तो है ही है, लेकिन सिर्फ विचार विनिमय का साधन है, ये बात कहना एकदम गलत होगा, निहायत ही गलत बात होगी ऐसा कहना। ठीक है बात। अब बात करें तो भाषा के कई सारे रूप हो सकते हैं, ये बात हमने समझी है कि भाषा लिखित होती है, मौखिक होती है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सांकेतिक होती है। तो भाषा के कई सारे रूप हो सकते हैं। ठीक है, भाषा, लिखित भाषा, सबसे पहले हम मौखिक कहेंगे, जो प्राइमरी यानी प्राथमिक रूप है भाषा का, वो मौखिक भाषा है। ठीक है, जिसको हम ओरल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, ओरल फॉर्म। लिखित यानी रिटन फॉर्म, भाई भाषा को हम सुन करके, बोल करके, लिख करके इसी तरह से तो यूज करते हैं। और है एक सांकेतिक रूप, सांकेतिक यानी सिंबॉलिक फॉर्म भी है लैंग्वेज की एक। संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये तीन मेन फॉर्म्स हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मतलब हम अपनी बात को कैसे कन्वे कर सकते हैं? बोल करके, ओरली। ठीक है बात, जैसे मैं और आप, मैं अभी बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, है ना, आप आपस में बात करते हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, वॉइस नोट पे बात कर रहे हैं, है ना, कोई रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। दूसरा लिखित रूप है। लिखित रूप बोले तो जिसमें हम लिपि के माध्यम से, यानी स्क्रिप्ट के माध्यम से, यानी वर्णों का या शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बात को लिख रहे हैं। लिखित रूप ऑब्वियसली ज़्यादा स्थायी है, ज़्यादा परमानेंट है, स्टेबल है। अगर मैं बात करूं मौखिक रूप के, भाई आज मैंने कुछ बोला और कल को कुछ और बोल दिया, आज कहा कि कल आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे और कल कह दिया मेरे पास तो नहीं है। लेकिन अगर मैं यही बात मैंने लिख के दी और अपने साइन करके दी और एक ऑन पेपर्स अगर यही बात हुई है, तो मेरे मुकरने पे बहुत सारे लीगल एक्शंस हो सकते हैं। तो इसलिए लिखित रूप ज़्यादा स्थायी होता है। ठीक है, आप देखते हैं जिंदगी भर जो आपके जमीन जायदाद और ऑफिशियल वर्क हैं जितने भी, सब लिखित भाषा में इसीलिए होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा स्थायी है, इसका रूप स्थायी है, इतनी आसानी से परिवर्तन संभव नहीं है। बहुत सारे अमेंडमेंट लगते हैं अगर संविधान में भी कोई परिवर्तन करना हो तो। ठीक, जबकि मॉरल या मौखिक भाषा जो है वो अस्थायी है, बहुत ही आसानी से परिवर्तन संभव है, अपनी बात से मुकरना बहुत आसानी से संभव है यहाँ। ठीक, सांकेतिक भाषा की अगर हम बात करें तो इस संकेतों में जो हम एक्सप्रेशन या जेस्चर्स के माध्यम से, है ना, मैंने कहा ये, दैट्स इट, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आपको पता लग गया, हाँ, है ना, कोई ये कह रहा है तब भी आपको समझ में आ रहा है कि सिंबल क्या है, जैसे आप यूट्यूब पे ही फिलहाल देख रहे हैं। ठीक, तो सांकेतिक भाषा यानी आप संकेतों के माध्यम से, आप अपने हाव भाव से भी जो बात कह रहे हैं वो उस तरह से भी आप अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, है ना। आप आंखें देख के पहचान लेते हैं भाई इंसान गुस्से में है कि प्यार में है कि किस में है। ठीक है, वो एक्सप्रेशन से आप समझ जाते हैं। कोई कह रहा है ऐसे, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब सांकेतिक भाषा है। ठीक, तो मौखिक भाषा की अगर हम बात करें तो ये प्राइमरी रूप है, यानी प्राथमिक रूप है भाषा का। सबसे पहले अगर हम बात करें जो ओल्डेस्ट फॉर्म है वो सिंबॉलिक और मौखिक ही है, बाद में लिखित आई है। तो प्राथमिक रूप है भाषा का मौखिक भाषा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, हमें समझ में आ रही है इतनी बात? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, दर्द, दुख हो रहा हो तो बताओ इस बात को समझने में। अगर हम बात करें तो लिखित भाषा से बात आती है लिपि की। लिपि मतलब जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट है
है ना। गुरुमुखी एक स्क्रिप्ट है जो पंजाबी के लिए यूज होती है, आपकी जो इंग्लिश है वो रोमन स्क्रिप्ट है। तो अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग लिपि यूज होती हैं, ठीक है, लिपियों का प्रयोग होता है। अब इस बात से मतलब ये नहीं है कि एक भाषा एक ही लिपि में, मतलब ऐसा नहीं है कि एक लिपि में एक ही भाषा है। जैसे देवनागरी जो स्क्रिप्ट है या लिपि है, उसमें संस्कृत भी है, उसमें हिंदी भी है, तो एक लिपि में कई सारी भाषाएं हो सकती हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है आपके सामने, ये हटा दिया जाए, समझ में आ गई ना इतनी बात तो, ठीक। भाषा के रूप मौखिक, लिखित, सांकेतिक। प्राथमिक रूप जो है वो मौखिक है। मौखिक जो है अस्थायी होता है, इनस्टेबल होता है। अगर मैं बात करूं लिखित की तो ये ज्यादा स्थायी होगा मौखिक की अपेक्षा, ठीक। सांकेतिक की बात हमने करी ली, हम अपने संकेतों या हाव भाव के द्वारा अपनी बात को कन्वे करते हैं, ठीक है बात। अगर हम बात करें लिखित भाषा में लिपि की या स्क्रिप्ट जिसको हम कह रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आता है कि भाषा व लिपि के बीच क्या कोई निश्चित संबंध है। लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध है, यानी कोई फिक्स्ड रिलेशनशिप है। बताइए एक बार, कोई भी अगर बताने की इच्छा रखता हो। तो भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता, ठीक है। आप चाहें तो हिंदी में पूछ सकते हैं कैसे हो, और इसी को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो जो कि रोमन स्क्रिप्ट है, कैसे हो। तो कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, ये बहुत हद तक संभव है, और कोई खास या कोई निश्चित संबंध नहीं होता भाषा और लिपि के बीच में, ये बात हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भाषा और लिपि के बीच में कोई भी निश्चित संबंध नहीं होता, और कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, ये बात बहुत हद तक संभव है, थोड़े बहुत फेरबदल के साथ लिखी जा सकती है। जैसे वैसे तो ये हिंदी का शब्द है कैसे हो, देवनागरी में भी लिख दिया और रोमन में भी लिख दिया, है ना। ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, थोड़े बहुत फेरबदल के साथ, ठीक। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हम कहेंगे देवनागरी स्क्रिप्ट में होगी, ठीक है बात। संविधान में अगर हम बात करें तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र हुआ है, इसलिए आपके बहुत सारे पेपर 22 भाषाओं में होते हैं। और अगर हम बात करें हिंदी लैंग्वेज की, ये काम की बातें बता रही हूं मैं आपको। हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा की हम बात करें, अगर लैंग्वेज की बात कहाँ हुई है, कौन सी अनुसूची में, स्केड्यूल में, तो 8th स्केड्यूल या 8वीं अनुसूची में संविधान की बात हो रही है। यहाँ हिंदी की बात हुई है, सॉरी भाषाओं की बात हुई है अगर मैं कहूँ, ठीक है। और कितनी भाषाएं हैं, तो हम कहेंगे आज की डेट में 22 भाषाओं का जिक्र है, ठीक है, 22 लैंग्वेजेस, ठीक। हिंदी किस आर्टिकल के तहत आती है, तो हम कहेंगे आर्टिकल 343 यानी अनुच्छेद 343। इंग्लिश में लिख देती हूँ उसको, ज्यादातर लोगों को ऐसे ही समझ में आ जाएगा, आर्टिकल 343, ठीक है। और इसके आर्टिकल 343 के पैरा 1 में ये कहा गया है कि हिंदी हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कौन सी भाषा है, राजभाषा है। अभी इस पे आएंगे कि राष्ट्रभाषा क्या है क्या नहीं है, बट अभी के लिए आप इतना याद रखेंगे, आर्टिकल 343 में जिक्र हुआ है। और आर्टिकल 351 में, आर्टिकल 351 में बात हुई है कि इसके प्रचार प्रसार के लिए भरपूर कोशिशें की जानी चाहिए हिंदी भाषा के, ठीक है। इतनी बात हम सभी को क्लियर है, या कोई दिक्कत हो रही है बात समझने में, है ना। तो इतनी बात क्लियर है। अच्छा, एक रूप अभी हमने पढ़ा, जनरली हम समझते हैं हमने मौखिक, लिखित और सांकेतिक रूप की बात की। एक चीज होती है मानक भाषा, ये आपने सुना होगा, मानक भाषा, ठीक। एक बात है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, लिख देते हैं दूसरी चीज को, क्षेत्रीय भाषा। बहुत आसान सी बात है, 15 नंबर यूं के यूं ही आ जाएंगे आपके, ठीक है, चैप्टर वाइज करेंगे। मानक भाषा की अगर हम बात करें तो मानक भाषा मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जो ऑफिशियल वर्क में यूज होती है, जो आपके राजकाज के काम में यूज होती है, जो आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं जनरली, या बुक्स में पढ़ रहे हैं, साहित्य की भाषा है, ठीक। वो हमारी मानक भाषा या स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, या जैसे जिस भाषा का प्रयोग मैं अभी जनरली कर रही हूँ वो हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। वो कोई क्षेत्रीय भाषा नहीं है, नहीं तो हो सकता है मैं जिस क्षेत्र से हूँ उस क्षेत्र की भाषा अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो वो क्षेत्रीय भाषा हो जाएगी, हिंदी के आसपास ही होगी, लेकिन उसका टच चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात। अनुरावत सो जाओ ना, फिर क्या जरूरत है, क्यों बता रहे हो कि नींद आ रही है, सो जाओ,
पढ़ लो यार, इंपॉर्टेंट टाइम है आप लोग का, है ना। इस बार तो इतना टाइम भी नहीं दिया सीटेट ने। मानक भाषा यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज। और मैं तो आपको दिन भर परेशान भी नहीं करती कि लाइव के बाद लाइव हो रहे हो बेवजह, काम की बातें होती हैं सिर्फ। 11,000 लोग देख रहे हैं, 6,300 लोगों ने लाइक किया है। लाइक शेयर का रेशो बराबर होना चाहिए, एनर्जी बनी रहती है। देखिए वापस आ जाते हैं, कमेंट्स पे ध्यान कम दिया जाएगा। मानक भाषा यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जिसमें राजकाज के काम किए जाते हैं, ऑफिशियल वर्क किया जाता है, न्यूज़पेपर्स या फिर आर्टिकल्स या फिर मैं कहूँ साहित्य, जो किताबी भाषा एक तरह की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लैंग्वेज की, ठीक है। पढ़े लिखों की भाषा एक तरह से कह दिया जाता था पहले इसको, है ना। एक ऐसा वर्ग जो स्टैंडर्ड हिंदी बोले या कोई भी भाषा, मानक रूप हो सकता है भाषा का। दूसरा है क्षेत्रीय भाषा या क्षेत्रीय रूप भाषा का, ठीक। क्षेत्रीय मतलब रीजनल, भाई ये आपके रीजन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हरियाणा में चले जाइए तो वहां खड़ी बोली का इस्तेमाल हो रहा है, या कोई भी एक भाषा में परिवर्तन होता रहता है। तो रीजनल फॉर्म है और स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। मानक भाषा क्या है और क्षेत्रीय भाषा क्या है। क्षेत्रीय भाषा वही जिस क्षेत्र में बोली जाती हो, अपने स्वाद अनुसार यूज कर लेते हैं लोग, है ना। जैसे मुख सुख देते हैं हम कई बार, दिमाग को कई लोग दिमाग बोलते हैं, है ना। तो ये मुख सुख देने वाली बात है, यानी हम अपने मुंह को आराम दे रहे हैं या फिर हमारे रीजन में ऐसा ही चलता है। लेकिन मानक हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो दिमाग हुआ, फिर दिमाग नहीं हुआ, फिर बादाम नहीं हुआ, बादाम हुआ, ठीक है। ये एक बेसिक बात हुई। चलें आगे बढ़ें। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, बीच बीच में क्वेश्चन करते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने मिनिमम 35 क्वेश्चन आज आपको मिल जाएंगे। ये देखिएगा, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड हिंदी, ये कह सकते हैं। देखिए, साधारण बोलचाल की भाषा या फिर साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, या केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा, बताइए एक बार। अब ये ऑप्शंस इन्होंने थोड़े से टेढ़े दे दिए हैं, तो इस केस में आपको ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ेगा आंसर करते हुए, ठीक है। बात सी बी सब मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं। देखो, साधारण बोलचाल की भाषा तो हो नहीं सकती, मानक हिंदी हम कितना ही इस्तेमाल करते हैं साधारण बोलचाल में। अभी हमने बहुत बार डिस्कस किया था साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, जो हमारे लिटरेचर की लैंग्वेज है, जो हमारे ऑफिशियल वर्क की लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें हमारा ऑफिशियल काम हो रहा है, लिखाई पढ़ाई का काम हो रहा है, दैट इज साहित्यिक भाषा या साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा कह दिया जाता था, टेक्निकली गलत नहीं होगा, बट बेहतर ऑप्शन अगेन। केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा, ये भी कहना गलत होगा, ठीक है। बी और सी बहुत क्लोज हैं और आंसर दिया जा सकता था, सी के साथ भी लोग जा सकते थे, बट बेहतर ऑप्शन हमारे सामने यही है, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। अभी के लिए हम इसी के साथ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, अगर इसमें कोई बदलाव होगा तो मैं बता दूंगी। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये तो, देखो एक बार, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। देखिए, गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या खरोष्ठी। सिंपल आंसर है देवनागरी, इसी में संस्कृत लिखी जाती है। गुरुमुखी पंजाबी की बात हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत सारी चीजें करनी है तो फटाफट चलेंगे स्पीड में। वाणी डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती है। अभी वाणी की बात हमने की थी, वाणी आप समझ रहे हैं, यानी भाषा का मौखिक रूप, जो हम मुंह से बोल करके बात कर रहे हैं, ठीक है, लिखित भाषा की बात नहीं हो रही। तो वाणी डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती है। गौड़ होती है, स्थिर होती है, अस्थायी या स्थायी। ऑब्वियसली अस्थायी होती है, टेम्परेरी होती है। मौखिक भाषा या वाणी जो हमने बोल दिए हैं अपने शब्द, उनको परिवर्तित करना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की अपेक्षा काफी तेजी से बदलती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे या नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे, जो भी नेक्स्ट हमें सीखना है आज के सेशन में। भाषा के विविध रूप, भाषा के कई सारे रूप हो सकते हैं। अब इसमें हमने मौखिक, लिखित, सांकेतिक ये सब तो पढ़ लिया, मानक भाषा पढ़ ली, ठीक। अगर हम बात करें तो भाषा के विविध रूप में अब हम 3 पढ़ रहे हैं, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। मातृभाषा की अगर हम बात करें तो मातृभाषा वो भाषा है, यानी जिसको हम मदर टंग कह देते हैं, मदर टंग। मातृभाषा वो भाषा है जो हम अपने घर में सीख रहे हैं, जो हमारी माँ की बोली एक तरह से, या हमारे घर में जो बोली जाती है। माँ की बोली या मदर टंग का मतलब ये नहीं है ऐसे ही, मतलब अगर हम मजाक में देखें कि मतलब रेड है जो आपकी बहुत ही वाहियात पीजे है ये, ठीक है। मदर टंग मतलब जो आपके घर में बोली जाने वाली भाषा है, जो आपकी मातृभाषा है, ठीक। तो हो सकता है मेरे घर में हिंदी बोली जाती हो तो हिंदी है, किसी के घर में कन्नड़ बोली जाती हो तो कन्नड़ा है, किसी के घर में संस्कृत बोली जाती हो, इंग्लिश बोली जाती हो तो इंग्लिश है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि मातृभाषा या मदर टंग वो भाषा जो हम अर्जित करते हैं अपने एनवायरनमेंट से, जो स्वाभाविक रूप से हम सीख जाते हैं, जो नेचुरली हम सीख जाते हैं बिना एफर्ट के। कैसे सीखी जाती है? स्वाभाविक रूप से।
स्वाभाविक रूप से, नेचुरली हम सीख लेते हैं अपने एनवायरनमेंट से। इसके लिए ना हमें कोई किताब पढ़ने की जरूरत होती है और ना कहीं विदेश जाने की जरूरत होती है, अपने घर में हम सीख जाते हैं। हमारे घर की जो भी भाषा होती है उसको हम मदर टंग कह रहे हैं। क्लियर बात है, मातृभाषा। राष्ट्रभाषा की अगर हम बात करें, जिसको पूरा राष्ट्र बोले, तो भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ये मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, टेक्निकली हम बोल देते हैं जस्ट, और कई जगह पे आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। अगर आप बात करेंगे राजभाषा की, तो राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी है। ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा की अगर हम बात करें तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ना होकर के राजभाषा है, यानी हिंदी क्या है, राजभाषा है। ठीक, ये कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 343 में, दिख पा रहे हो ना यहाँ तक? आर्टिकल 343 के पैरा नंबर 1 में ये बात हुई है कि हिंदी क्या है, राजभाषा है। ठीक है, राष्ट्रभाषा एज सच कोई नहीं है। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं बात करूं तो इस राजभाषा के साथ साथ आप एक और बात ध्यान रख सकते हैं, एक और चीज का आप ख्याल रखेंगे कि हिंदी राजभाषा तो है ही, एज पर आर्टिकल 343 राजभाषा की अगर हम बात करें तो भारत में राजभाषा का दर्जा हिंदी को दिया है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ओला बोला जाता है, 1961 और 62 का ये एक्ट है, एक बार चेक कर लेना ये। ठीक, तो राजभाषा हिंदी है यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। आर्टिकल या अनुच्छेद 343 क कह लीजिए या 1। ठीक, अगर हम बात करें तो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज या सहकारी, इसी एक्ट के तहत सहकारी राजभाषा, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी क्या है, AOL लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो वो इंग्लिश है। ये भी हम ध्यान में रखेंगे आर्टिकल 343 में ही, जो 2 नंबर पैरा है उसके तहत। ठीक है, तो सहकारी राजभाषा या एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हमारी इंग्लिश है। बाकी ऑफिशियल वर्क जो है हमारा वो हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, अनुच्छेद 343 के अनुसार। 1963 है ना, वेरी गुड। ठीक है, तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है जिसको हम कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, यानी सहकारी भाषा, जो भी इसको एक्ट कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत ही है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के लिए एसोसिएट ऑफिशियल एक्ट कोई अलग से बना हुआ है, सेम एक्ट में दोनों की बात हुई है। कुल मिला के बात ये है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। आगे बढ़ेंगे, समझेंगे चीज़ों को। राजभाषा क्या है, हिंदी है। राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, मातृभाषा कोई भी हो सकती है जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते होंगे। अब भाषा अर्जन और अधिगम की बात करेंगे। 2 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं यहाँ से। ठीक, अगर हम बात करें भाषा अर्जन, ये इंग्लिश में भी सेम रहेगा आपके लिए ये टॉपिक, इवन ये सेशन आपको हर एक लैंग्वेज में हेल्प करेगा। ठीक, भाषा अर्जन इवन CDP में भी आता है। भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन, एक्विजिशन। ठीक, भाषा अर्जन। ठीक, भाषा अर्जन मतलब आपने एकत्रित कर लिया, कहीं से कुछ एक्वायर कर लिया। ठीक, जैसे ये हमें बेसिकली विरासत में मिलती है एक तरह से, मतलब हम आते हैं और भाषा को ग्रहण करते हैं, ये कह सकते हैं। एक्वायर करते हैं हम, विरासत कहना गलत शब्द होगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन जाता है टेढ़ा सा, तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो भाषा अर्जन क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और बच्चे का अपनी मातृभाषा को बोलना क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है। भाई जो भाषा उसने आसपास सीखी है उसी को तो बोलेगा वो। तो कभी भी मदर टंग को, मातृभाषा को हमें इग्नोर नहीं करना होता या हमें रिजेक्ट नहीं करना होता। क्लासरूम में हम हमेशा कहेंगे ठीक है, बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है अपनी बात को अभिव्यक्त करने में, और हमें बच्चे की अभिव्यक्ति को यानी एक्सप्रेशन को हमेशा प्रमोट करना है, हमेशा बढ़ा चढ़ा करके मौका देना है कि वो अपनी बात को अभिव्यक्त करे, चाहे किसी भी शब्द में करे, किसी भी भाषा में करे। ठीक है, स्क्रीनशॉट मत लो, इन हाथों का इस्तेमाल करो लिखने के लिए, दिमाग में चीजें तभी रुकेंगी। चलें आगे बढ़े। देखिए, स्वाभाविक रूप से हम भाषा को अर्जित कर लेते हैं। ठीक, ये क्या है, एक अचेतन प्रक्रिया है, यानी अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस अचेतन प्रक्रिया है। इसके लिए हमें कोई स्कूल, किताब,
टीचर की जरूरत नहीं होती, हम स्वाभाविक रूप से नेचुरली अपने हमारे घर में कोई भी भाषा जो बोली जाती है उसको अर्जित कर लेते हैं। भाषा अर्जन की क्षमता हमारे अंदर जन्मजात होती है, ऐसा नॉम चॉम्स्की कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये अचेतन प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसके लिए ना किसी किताब ना किसी टीचर की जरूरत होती है। इसको हम अर्जन में हम अपनी बात स्वाभाविक रूप से कहना सीख जाते हैं। इतने बच्चा 3-4-5 साल का होता है वो अपनी मातृभाषा में अपनी मातृभाषा को अर्जित कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। कहाँ से होती है ये एक्वायर? इसमें सबसे बड़ा जो मेन रोल है वो है परिवेश का, किताबों का नहीं, परिवेश का, जो माहौल है। तो समृद्ध माहौल देने की जरूरत है अगर हम चाहते हैं कि बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर करे। इंग्लिश को भी आप एक्वायर कर लेते यदि आप अमेरिका में रह रहे होते या आपके आसपास इंग्लिश बोली जा रही होती। बच्चा कई भाषाओं को एक्वायर कर सकता है यदि उसे वैसा माहौल मिले, वो भाषा को अर्जित कर सकता है नेचुरली बिना किसी समस्या के। तो परिवेश यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है, यहाँ माहौल जरूरी है, समृद्ध माहौल होना जरूरी है। भाषा एनवायरमेंट से आती है और एनवायरमेंट मिलेगा तो भाषा अर्जित हो जाएगी। इसके लिए किताबों की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, माहौल से आ जाती है ये। दूसरा शब्द है अधिगम। अधिगम मतलब लैंग्वेज लर्निंग, वो थी एक्विजिशन, यानी एक्वायर किया आपने बिना किसी एफर्ट के, नेचुरली अचेतन रूप से। यहाँ आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, यहाँ आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी, अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। किसमें? ये अभ्यास से आती है, प्रैक्टिस से आती है, कई बार ट्रेनिंग से आती है। अगर मैं बात करूं इसमें, यहाँ आपको जरूरत पड़ सकती है किसकी? शिक्षकों की आवश्यकता पड़ सकती है ना, पुस्तकों की आवश्यकता पड़ सकती है, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए, यानी ऐसा माहौल जिसको बनाना पड़ेगा आपको, जहां पे बच्चा प्रैक्टिस करे, सीखे, पढ़े, समझे, जाने, वर्ड मीनिंग, ये वो कोई भी आप जो आपकी मदर टंग है उसको आप हमेशा एक्वायर करते हैं, जो आपकी मातृभाषा होती है उसको आप अर्जित करते हैं। लेकिन दूसरी भाषा जैसे इंग्लिश हो सकती है आपके लिए, उसको आपको सीखना पड़ता है। आप ABCD उसका पूरा अल्फाबेट सीखते हैं, फिर उसके बाद आप उसको पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, तब जाकर के आप उसको यूज करना सीख पाते हैं। ठीक, तो इसमें अभ्यास की जरूरत होती है और ये सचेतन प्रक्रिया है, यानी कॉन्शियस एफर्ट है। इसमें आपको कॉन्शियस होकर के, अचेतन मतलब आपने कोई ध्यान नहीं दिया, आपने बस मम्मी को देखते देखते के दूध पिएगा बच्चे तो वो बोलना शुरू कर दिया, है ना। आपने आसपास देखते देखते आप भरना शुरू किया और फिर आपने बोलना शुरू कर दिया, यानी अचेतन रूप से आपका ध्यान भी नहीं गया और आपने सीख लिया। लेकिन सचेतन मतलब आपको एफर्टफुली याद रखना पड़ेगा कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है, किस किताब से पढ़ा था, टीचर्स की, बुक्स की, माहौल की तो भूमिका होती ही होती है भाषा को सीखने में, चाहे वो कोई भी रूप हो भाषा का। आगे बढ़ेंगे, भाषा अर्जन एवं अधिगम। अगर हम अंतर की बात करें तो अभी हमने समझा यहाँ ये क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, यानी स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। अर्जन की बात कर रहे हैं हम। वहीं अगर हम बात करें किसकी, तो ये एक अभ्यासरत या अभ्यासपूर्ण प्रक्रिया है। यहाँ आपको प्रॉपर अभ्यास करना पड़ेगा। अगर हम बात करें तो ये अचेतन होता है, अचेतन यानी अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस जो भी मिल जाए आपको, और ये सचेतन होगा, प्रॉपर आपको ध्यान रख करके सीखना पड़ेगा। इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो है पर्यावरण का या वातावरण का आपके। ठीक है, जो भी भाषा आपके एनवायरनमेंट में बोली जाएगी आप एक्वायर कर लेंगे। 3-4-5 स्कूल आने से पहले बच्चे अपनी भाषा में अपनी बात को कहना सीख जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ये आपकी पुस्तकें, शिक्षक, ये सब ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। शिक्षण विधियां, किस विधि से आपको सिखाई गई है, ये सब इंपॉर्टेंट होगा। इसके लिए आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, ये नेचुरल सी बात है। ठीक है जी, आप मातृभाषा को या पहली भाषा को, जो भी आपकी मातृभाषा होती है, उसको आप जनरली एक्वायर करते हैं, यानी अर्जित करते हैं। दूसरी भाषा को आपको सीखना पड़ता है, जैसे इंग्लिश हो सकती है। अगर माहौल मिलेगा तो आप दोनों भाषाओं का अर्जन कर सकते हैं, संभव है। ठीक है, संभव है। इतनी बात हमारी क्लियर है? कोई दिक्कत हो रही है इस बात को समझने में? मुझे बताओ एक बार। PDF सेंड कर दी है मैंने आपको टेलीग्राम पे। हैप्पी दशहरा इन एडवांस। चलिए आगे बढ़ेंगे, स्पीड थोड़ी सी तेज रखेंगे, इसको आप रिवाइज करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, और अभी से स्क्रीनशॉट पे मत जाओ, अभी तो वो टाइम है जब आप एफर्ट करके सीखो। स्क्रीनशॉट का टाइम आएगा पेपर से कुछ दिन पहले। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है, यानी आपको लैंग्वेज एक्वायर करनी है। अर्जित लिखा है, अधिगम नहीं लिखा, लर्निंग नहीं लिखा, एक्विजिशन लिखा है। उचित नहीं है यानी सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, यह एक सह प्रक्रिया है, यानी एक
ऐसी प्रोसेस है जो साथ में चलती है किसी के। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। भाई नियम रटने की जरूरत नहीं पड़ती, नियम की जरूरत कहाँ पड़ेगी, अधिगम में पड़ेगी। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, अगेन बनाना तो खैर हमें कहाँ ही सिखाया जाता है। ठीक, आंसर क्या होगा, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है। ये बात तो सही है, बट हमसे पूछा क्या है, सही नहीं है। देख रहे हो, आज मेरा भी ध्यान नहीं गया कि नहीं पूछा है हमसे। तो यह एक सह प्रक्रिया है, सहज होगा ये, जहां तक है सहज मतलब नेचुरल। ठीक है, बात ठीक है, स्वाभाविक है, ठीक है, ठीक है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, हाँ कह सकते हो आप कि अलग से नहीं सीखना पड़ता। आत्मसात का मतलब है भर लेते हैं अपने अंदर, इंटरनलाइज कर लेते हैं। आपको पता होता है कि आप सही बोल रहे हैं, वो आपने नियम अलग से नहीं पढ़े, ऑटोमेटिकली इंटरनलाइज कर लिए, भर लिए, आत्मसात कर लिए, ऐड कर लिए बिना जाने। लेकिन बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, ये बात कहना गलत होगा। इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ध्यान से पढ़िएगा, हाँ बिल्कुल सफिशिएंट है यहाँ से जो आप पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में नहीं लिखा था, यही मैंने मिस कर दिया था, मैं भी गलत आंसर की तरफ जा रही थी। ठीक है, फ्लो में ऐसा होता है, कई बार आपसे भी होगा पेपर में। डी ऑप्शन सही है क्योंकि वही गलत है और पूछा ही गलत है, इसीलिए ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार। ये पता नहीं सैकड़ों बार पूछा जा चुका है आपके पेपर में अलग अलग टाइम पे। भाषा अर्जित मतलब एक्वायर करना, और सीखना यानी अधिगम यानी लर्निंग करना। इन दोनों के बीच में मुख्य आधार अंतर का बताइए। पहला ऑप्शन है भाषा की पाठ्यपुस्तकें, यानी आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं। भाषा का उपलब्ध परिवेश, यानी जो अवेलेबल एनवायरनमेंट है। या फिर थर्ड ऑप्शन भाषा की जटिल संरचनाएं, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। या भाषा का लिखित आकलन, यानी जो आपका रिटन असेसमेंट है लैंग्वेज का। तो ये बात बिल्कुल आसान है, भाषा का उपलब्ध परिवेश एनी डे। जो मेन डिफरेंस है लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन का, वो है हमारा एनवायरनमेंट। भाई आज हम इंग्लिश अगर फ्रिक्वेंटली नहीं बोल पा रहे, दैट मीन्स हमें एनवायरनमेंट नहीं मिला, नहीं तो हम अर्जित कर लेते इंग्लिश को भी। भाषा ही तो है, कौन सा तोप चीज थोड़ी कोई। जैसे हमने हिंदी को एक्वायर कर लिया, अर्जित कर लिया, वैसे हम इंग्लिश को भी कर लेते। तो उपलब्ध परिवेश है मेन। पाठ्य पुस्तकें तो हम बाद में चल करके हिंदी की भी सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो मेन जो अंतर का आधार है वो है उपलब्ध परिवेश यानी एनवायरनमेंट का मिलना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। भाई प्राथमिक स्तर पर आप हिंदी भाषा सिखा रहे हैं, जिसमें रूल्स वगैरह भी सिखा रहे होंगे। ठीक है, पढ़ाने सिखाने की बात हो रही है, यानी प्रॉपर लर्निंग की बात हो रही है। तो भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान भाषा शिक्षक का होगा, ये जहां तक है कि टीचर का जो नॉलेज है। कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, या कक्षा में लिखित आकलन। देखो कभी भी लैंग्वेज की बात आए ना, तो परिवेश से ऊपर कुछ नहीं होता। अगर आप लैंग्वेज लर्निंग भी करा रहे हैं और अच्छा माहौल आपने दे दिया, बच्चों को मौका मिल रहा है आपस में डिस्कस करने का, उसकी बात आप सुन रहे हैं, अपनी बात आप कह रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि सबसे बेहतर तरीका क्या होगा, प्रिंट समृद्ध परिवेश, जहां खूब सारी पिक्चर्स लगी हो, स्टोरीज हो, कहानियां हो, छपी हुई हो चीजें, वो सबसे अच्छा एनवायरनमेंट है। क्योंकि जितना प्रिंट रिच एनवायरनमेंट होगा, ये इंग्लिश में भी एज इट इज ही पूछा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सी ऑप्शन है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं, चाहे वो टीचर की नॉलेज हो, चाहे वो पाठ्य पुस्तकें हो, चाहे वो आकलन हो। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट जब बात भाषा की आती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चे बोलचाल की भाषा में, ये वैसे देखने को 4 है, इससे पहले भी हम 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि, ये भी तो हमने अभी डिस्कस किया था कि बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर के आते हैं, मतलब क्या हुआ इस बात का कि वो बोलचाल की भाषा बोल सकते हैं स्कूल आने से पहले ही, सिंपल बात है। तो बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, ये है इसका मतलब, या फिर बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, ये मतलब है। या फिर सी ऑप्शन, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, यानी जो वो एक्सपीरियंस लेकर के आए उसको यूज करें, उनको डिस्कशन डिबेट इन सब में डालें, उनकी बात को सुने, एक्सप्रेस करने के लिए कहें, अभिव्यक्त करें वो अपनी भाषा में, जो भी भाषा उनको आती है, अपने विचारों का विमर्श करें, है ना, ये सारी चीजें संप्रेषण करें, यानी कम्युनिकेट करें अपनी भाषा में। बच्चों की भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, ऐसा कभी नहीं होता। बच्चा जो भी लेके आएगा ना घर से, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, उसको मौका देंगे, चाहे वो उसकी संस्कृति हो, चाहे वो उसका भाषा का ज्ञान हो। ठीक है, तो बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, जो भी एक्सपीरियंस वो लैंग्वेज के लेकर के आया है, उसको आप मौका देंगे कि वो अभिव्यक्त करे, एक्सप्रेस करे, उसको आप यूज कर पाए क्लासरूम में सीखने और सिखाने के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अभी टॉपिक आपका आएगा आगे, क्वेश्चंस ही नहीं है, बीच बीच में टॉपिक्स भी हैं। ठीक, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, ये बताइए। अभी तो हमने डिस्कस किया था, यही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। संज्ञानात्मक देखिए, संज्ञानात्मक रूप, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री या बाल साहित्य। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है,
अब ये ऑप्शन चेंज कर दिया। यहीं पे होता कि किसे महत्वपूर्ण मानते हैं तो आप परिवेश को मानते हैं, वो हो जाता। लेकिन अभी यहाँ पे परिवेश के नाम पे क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया को, सोशल इंटरेक्शन। जब बच्चा आपस में 4 लोगों में इंटरेक्ट करेगा तो वो भाषा सीख जाएगा। और ये सामाजिक अंतःक्रिया की बात कौन करते हैं, व्यक्ति हैं जिनको लेव वाइगॉस्की कहते हैं, लेव साइमन वाइगॉस्की, जो रशिया से थे। उन्होंने कहा बच्चा अपने समाज में इंटरेक्ट करके सीखता है। तो जब वो 4 लोगों में इंटरेक्ट करेगा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है और वो इसके एनवायरमेंट का हिस्सा है। तो आंसर बी इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अब जीन प्याजे, इन तीनों से भी खूब क्वेश्चन आते हैं। इवन इन तीनों क्या, प्याजे, वाइगॉस्की और आपके स्किनर, यहां से लैंग्वेज पे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, आ जाओ एक बार, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। पीडीएफ तो मैंने शेयर कर दिया, टेलीग्राम चैनल सही देखो, कभी पता चले आप किसी फेक चैनल से जुड़ गए हो। 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं जो अपना टेलीग्राम चैनल है, लेट्स लर्न स्क्वायर्ड, तो ध्यान से देखना। जीन प्याजे की बात करते हैं। जीन प्याजे ये आपको हर एक जगह पे मिलेंगे, सीटेट में और इवन किसी भी टीचिंग एग्जाम में। जीन प्याजे की अगर हम बात करें, कोई कह रहा है 5 का सी होगा, क्या है 5 के सी में, क्या पूछ लिया ऐसा? सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं दृश्य। अरे यार कैसी बातें करते हो, हद नहीं हो गई है? मतलब सोशल इंटरेक्शन से ज्यादा, मेरी एक्टिविटी करने से ज्यादा वो दृश्य श्रव्य सामग्री इंपॉर्टेंट है। कमाल करते हो भाई, हैं? कहाँ से लाते हो इतनी समझ? देखो, जीन प्याजे की अगर हम बात करें तो जीन प्याजे एक मनोवैज्ञानिक, पता नहीं क्या क्या फिलोसोफर, और भी इन्होंने बहुत सारे काम किए। तो इन्होंने बात की है कि बच्चा जो है, इन्होंने भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व एज सच दिया नहीं है अगर मैं बात करूं, बट हाँ कह सकते हैं कि है। इन्होंने बात की है भाषा की। जब ये बात करते हैं तो ये भाषा की एक प्रकार की बात करते हैं, अहम केंद्रित वाक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ईगो सेंट्रिक स्पीच। कि बच्चा जब 2 से 3 साल का होता है तो खुद से ही बोल बोल करके बातें करता है, क्योंकि वो क्या है, अहम केंद्रित है, सेल्फ सेंटर्ड है, खुद को ही सेंटर में रख करके देखता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि बच्चा बोल बोल के बातें करता है और वो सेल्फ सेंटर्ड है, तो अहम केंद्रित वाक्य की जो बात है या जो संप्रत्यय है वो किसने दिया है, तो आप कहेंगे जीन प्याजे ने दिया है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इतनी ही बात है प्याजे के बारे में, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको जानने के लिए नहीं है।